बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, लेसन नंबर है 8, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या। आज हम बता रहे हैं योजना प्रणाली। सामाजिक संज्ञान के संदर्भ में दूसरी योजना स्कीमेटा अथवा योजना प्रणाली कहलाती है। किसी वस्तु के संबंध में किसी व्यक्ति के विश्वासों तथा भावों के संगठित संग्रह को स्कीमा कहते हैं। इसके अंतर्गत स्कीमेटा के 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। आत्म स्कीमेटा, व्यक्ति स्कीमेटा, भूमिका स्कीमेटा, नंबर 4 घटना स्कीमेटा। आत्म स्कीमेटा वह है जो घटनाओं या सूचनाओं की व्याख्या करने तथा अनेक आशयों को समझने में सहायक होता है। रोजर्स, कुलपर तथा किरकर ने सूचना संसाधन में इस स्कीमेटा का उपयोग किया। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि आत्म स्कीमेटा के उपयोग से स्मृति बेहतर बन गई। सामाजिक जगत को समझाने में आत्म स्कीमेटा से मदद मिलती है। व्यक्ति स्कीमेटा वह है जो किसी व्यक्ति से संबंधित हमारे ज्ञान तथा भाव को संगठित बना देता है। कभी कभी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर आश्चर्यचकित हो जाता है, हालांकि दूसरों के द्वारा उस व्यवहार के होने पर उसे कोई आश्चर्य नहीं होता है। भूमिका स्कीमेटा वह है कि जो किसी निश्चित भूमिका में व्यक्ति के संबंध में अपेक्षाओं के सेटों को संगठित बना देता है। इसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि एक विशेष भूमिका में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। अंत में घटना स्कीमेटा वह है जो विभिन्न परिचित परिस्थितियों में सामान्य घटनाओं के संबंध में विश्वासों को संगठित बना देता है। इसके आधार पर हम हपले की जान लेते हैं या अनुमान लगाते हैं कि अमुक कार्य को करने के समय कौन सी घटना होगी। यह स्कीमेटा प्राय विशिष्ट तथा विस्तृत होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत उपयुक्त योजनाओं का उपयोग सूचना के संसाधन एवं व्याख्या में करके किसी विशेष निर्णय पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन इसमें कई दोषों, पक्षपातों तथा त्रुटियों के घटित होने की संभावना रहती है। उदाहरणस्वरूप आधार दर सूचना की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति, अपने साथ दूसरे लोगों की सहमति की आवश्यकता अधिक समझना, घटनाओं के अपेक्षित प्रतिरूपों के संबंध में गलत निष्कर्ष निकाल लेना तथा विरोधी प्रमाण के होते हुए भी अपने स्कीमा या विश्वास से चिपके रहना। आरोपण या गुणारोपण। गुणारोपण का अर्थ मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूशन। आरोपण या गुणारोपण का व्यवहार निम्नलिखित 2 अर्थों में किया गया है। नंबर 1 संकुचित अर्थ तथा नंबर 2 व्यापक अर्थ। अतः हम यहाँ दोनों अर्थों में गुणारोपण शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। संकुचित अर्थ, नैरो सेंस। संकुचित अर्थ में गुणारोपण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कारण को समझने का प्रयास करता है और उसी आधार पर अपनी ओर से उस व्यक्ति के संबंध में कोई निर्णय देता है। जैसे जब हम किसी युवक को एक बूढ़े व्यक्ति की लाठी को पकड़कर सड़क पार कराते देखते हैं तो हम समझ लेते हैं कि इस परोपकारी व्यवहार का कारण उस भावुक में निहित दया, यानी जिसे दया बोलते हैं, सिंपैथी का शील गुण है और इस आधार पर हम निर्णय दे देते हैं कि वह युवक बड़ा दयालु है। अतः युवक के इस व्यवहार के कारण को समझने तथा उसी के अनुकूल निर्णय देने की यही प्रक्रिया गुणारोपण कहलाती है। कई समाज मनोवैज्ञानिकों ने गुणारोपण शब्द को इसी संकुचित या सीमित अर्थ में परिभाषित किया है। फील्डमैन ने कहा है कि दूसरे लोगों में व्यवहारों के कारणों को समझना और उनके संबंध में निर्णय देना गुणारोपण कहलाता है। पिटेस्टेन तथा निकी हेस ने भी गुणारोपण शब्द को सीमित अर्थ में परिभाषित किया है। उनके अनुसार गुणारोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी घटना या किसी व्यक्ति के व्यवहार को व्यंजित प्रेरकों या अनुमानों में संदर्भ में समझा जाता है तथा निर्णय लिया जाता है कि उस व्यक्ति या घटना में कोई विशेषता या गुण है। उपयुक्त परिभाषाओं से गुणारोपण का केवल एक पक्ष स्पष्ट हो पाता है, इसलिए इन परिभाषाओं को केवल आंशिक रूप में से ही सफल तथा संतोषजनक माना जा सकता है। अब नंबर 1 है सामान्य आत्म प्रत्यय। तो उसका बना सामान्य सामाजिक आत्म प्रत्यय। उसके 2 पार्ट बन गए, स्कूल का सामाजिक आत्म प्रत्यय
और दूसरा होगा परिवार का सामाजिक आत्म प्रत्यय। तो लेकिन स्कूल का जो सामाजिक प्रत्यय उसके 3 पार्ट हो गए, सहपाठियों का स्कूल का सामाजिक आत्म प्रत्यय और दूसरा होगा अध्यापक का, इसके 2 पार्ट हो गए। स्कूल का सामाजिक आत्म प्रत्यय में 2 पार्ट हो गए, एक तो होगा सहपाठियों का स्कूल का सामाजिक आत्म प्रत्यय और दूसरा होगा अध्यापक का स्कूल का सामाजिक आत्म प्रत्यय। लेकिन जो परिवार का सामाजिक आत्म प्रत्यय है उसके भी 2 पार्ट बने। उसमें क्या हुआ, एक तो भाई बहन का परिवार का सामाजिक आत्म प्रत्यय बना, दूसरा संरक्षक होगा परिवार का सामाजिक आत्म प्रत्यय बना। प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं से संबंधित अनुभव अलग अलग प्रकार के होते हैं। पढ़ने में तेज, बुद्धिमान, सामाजिक, स्वयं के कार्यों को आत्मनिर्भर होकर करने वाला, अपने दैनिक जीवन के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने वाला आदि। इन अनुभवों के आधार पर व्यक्ति तथा सामान्यकरण आधार पर वह व्यक्ति यह सामान्यकरण कर लेता है कि वह तीव्र बुद्धि वाला है और वह आत्मनिर्भर भी है। यही उसमें आत्मनिर्भरता का मनोबंध बन जाता है। इस मनोबंध में यह भी कि वह एक तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, आत्मनिर्भरता से संबंधित सूचनाएं वह अपेक्षाकृत तीव्र गति से ग्रहण करता है और इन सूचनाओं को वह अपने मस्तिष्क में भंडारित भी करता है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि व्यक्ति में एक नहीं अनेक मनोबंध होते हैं। केवल सामाजिक अंतःक्रियाओं से संबंधित मनोबल को प्रदर्शित किया गया है। व्यक्ति समाज में रहकर अनेक प्रकार के सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करता है। प्रत्येक अलग अलग भूमिका का वह एक अलग मनोबंध विकसित हो जाता है। प्रत्येक भूमिका से संबंधित व्यक्ति में एक अलग आत्म मनोबंध विकसित हो जाता है। एक व्यक्ति में पुत्र, भाई, पति, चाचा, छात्र, नागरिक, हिंदू, ग्रामवासी, कांग्रेसी, पड़ोसी आदि जाने कितने आत्म अनुबंध होते हैं। आवश्यकता अनुसार इन चेतन मनोबंधों के आधार पर वह मनोबंध से संबंधित परिस्थितियों में व्यवहार करता है। उपरोक्त प्रत्येक मनोबंध के साथ कुछ विशिष्ट गुणधर्म संबंधित हैं। उदाहरण के लिए पत्र के रूप में अपने माता पिता के प्रति आदर का भाव, आज्ञाकारिता, स्नेह आदि भावनाओं का आभास होता है। इसी कारण से छात्र के रूप में बुद्धिमान, मेहनती, शिक्षक का आदर करने वाला, सहपाठियों को स्नेह करने वाला, कक्षा के कार्यों को समय से पूरा करने वाला, क्षमता, ज्ञान और कौशल आदि का अर्जन करने वाला विशिष्ट गुणधर्म संबंधित होता है। व्यक्ति के आत्म मनोबंध अलग अलग महत्व के होते हैं। कुछ अधिक महत्व के होते हैं और वही कुछ सामान्य महत्व और कुछ अधिक महत्व के होते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से भी देखा जाए तो कुछ अधिक उपयोगी तो कुछ कम उपयोगी और कुछ शून्य उपयोगिता वाले आत्म मनोबल भी होते हैं। रोजनबर्ग और गारा अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया है कि यह अनेकों आत्म मनोबंध एक पिरामिड के रूप में पदानुक्रमिक ही रीति से संगठित होते हैं। पिरामिड के रूप में संगठित आत्म मनोबंध में सबसे नीचे जो मनोबंध होते हैं वे सबसे कम महत्व के होते हैं। उससे ऊपर को कुछ अधिक महत्व के होते हैं, उससे ऊपर के मनोबंध अधिक महत्व के होते हैं तथा पिरामिड के रूप से संगठित मनोबंधों पिरामिड के शीर्ष पर स्थिर होते हैं। बंदूरा ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि व्यक्तियों के आत्म मनोबंध व्यक्ति के व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करते हैं। रोजनबर्ग ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि हम जो हैं उससे भिन्न हो जाने पर ही हमारे मस्तिष्क में विलक्षण योग्यता और विशेषता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के आत्म मनोबंधों के आधार पर न केवल आत्म प्रत्यय को समझा जा सकता है और परिवर्तित किया जा सकता है तथा व्यक्ति जो नहीं भी है वह जैसा बनना चाहता है वह भी समझा जा सकता है। व्यक्ति जो बनना चाहता है उससे संबंधित आत्म प्रत्यय को शक्ति आत्म प्रत्यय कहते हैं। वह शक्ति आत्म प्रत्यय व्यक्ति को जीवन में कुछ बनने के लिए अभिप्रेरित करती है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक, अध्यापक, पुलिस अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, अभिनेता या अधिवक्ता आदि कुछ भी प्रत्यय में संबंधित कुछ न कुछ उद्दीपक होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, योजना प्रणाली, आरोपण या गुणारोपण। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।